जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग YCT के द्वारा पेपर 2 के लिए इतिहास से रिलेटेड जो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दोस्तों, उसमें हम लोग सॉल्व पेपर को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों का एसेट का एग्ज़ाम हो, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है हिस्ट्री का, तो उनके लिए जो है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले। तो याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले। फास्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों, काफ़ी 200 क्वेश्चन हमें करना है। आमड़ी नामक सैंधव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है यह जो स्थल है आमड़ी नामक सैंधव स्थल, वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें आमड़ी स्थल की, तो इसकी खोज और उत्खनन कब किया गया था। 1929 में NC मजुमदार ने की थी इसकी खोज। और यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। प्राक हड़प्पाकालीन किलेबंदी के साक्ष्य, मृत भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, बारस विभाग के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। इसलिए यह प्राक हड़प्पा व हड़प्पा का संक्रमण स्थल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से देखने को मिला है। तो यह जो उस्तरा है हमें कालीबंगन से देखने को मिला। अगर हम बात करें कालीबंगन स्थल की, तो 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खोज की थी और 1961 में बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में कालीबंगन का क्या किया था, व्यापक उत्खनन किया गया था। दोस्तों कालीबंगन से क्या क्या देखने को मिला है, तो याद रखना है कि यह जो स्थल है हड़प्पा कालीन जो स्थल है, यह तीनों कालों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिला है कालीबंगन से। राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर क्या है यह स्थित है। यहाँ से जो है एक युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिला है। और बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से देखने को मिला है, तो वह है कालीबंगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो यह कहा था हंटर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और किसने क्या क्या कहा था, तो इरफान हबीब ने क्या कहा था कि हड़प्पा संस्कृति को युद्ध जनित संस्कृति इनके द्वारा कहा गया था। पोसेल के ने कहा था कि हड़प्पा जो है राज्य में निगम तत्व की प्रधानता मानते हुए इसका शासन नगर परिषद जैसे संस्थाओं से संचालित बताया था। मैके ने क्या कहा था, मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में होना बताया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये देखिए, 14/9/2023 को शिफ्ट 1 में सवाल ये पूछा गया था। तो ये मतलब 14/9/2023 को शिफ्ट 1 में पेपर 2 में जो सवाल दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट कि संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के द्वारा सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। तो किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, तो चान्होदरो से हमको देखने को मिला नहीं है। चान्होदरो की अगर हम बात करें तो 1931 में जो है मजुमदार ने इनकी क्या की थी दोस्तों, खोज किया था। और इसका उत्खनन 1935 में किसने करवाया था, तो मैके ने करवाया था। चान्होदरो को सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो याद रखना चौड़ी और सीधी थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो गलियाँ होती थी 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी दोस्तों। और याद रखना है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर छोटी गलियों में खुलते थे। इसका अपवाद सिर्फ एक ही स्थल है, वो कौन सा है, लोथल। लोथल क्या था, ये एक अपवाद स्थल है कहाँ पर, जहाँ पर जो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर छोटी गलियों में खुलते थे। ये पूरा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, लेकिन इसका अपवाद है एक लोथल। लोथल क्या था, तो यह एक डॉकयार्ड था यानी बंदरगाह था। और ये किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है दोस्तों, गुजरात में है ये। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था 340 ईसा पूर्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा हुई थी दोस्तों तक्षशिला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाद में ये क्या होते हैं, आगे चलकर तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी बन गए थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है कि अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया था। तो याद रखना धर्म महामात्रों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के द्वारा किया गया था पूरे देश में।
ठीक है। और ये जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की क्या की थी दोस्तों, नियुक्ति की थी। नेक्स्ट मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था, 7 जातियों में विभाजित था। और ये जातियाँ आपको याद रखना है कौन कौन सा, दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद है। याद रखना दार्शनिक की 2 श्रेणियाँ थी, ब्राह्मणों और श्रवणों। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सी, जिसे हम अपने नोट पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेड़ा गया, सभी को मालूम होगा पत्थर पर यह उकेड़ा गया है। नेक्स्ट है कि शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है पाकिस्तान के सीमांत प्रांत में स्थित है शाहबाज गढ़ी। और यहाँ से जो है 1836 ईस्वी में जनरल कोड द्वारा अशोक के बृहद शिलालेख की खोज की गई थी। और इसमें जिस लिपि का प्रयोग हुआ है वो लिपि आपको याद रखना है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का मानसेहरा अभिलेख में भी जो है दोस्तों खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि किस लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में, तो याद रखना है ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट है पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता को पहचाने कौन सा है, तो यह है मानवतावाद। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, राइट आंसर हो जाएगा कुलीन तंत्र। वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, कुलीन तंत्र करता है दोस्तों। नेक्स्ट है निकोलो मैकियावेली नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे, याद रखना है नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए, यह कहा था निकोलो मैकियावेली ने। इनसे रिलेटेड एक बुक पूछा जाता है, जैसे द प्रिंस किनके द्वारा लिखा गया है, तो निकोलो मैकियावेली के द्वारा। और ये इटली के पुनर्जागरण के एक महान दार्शनिक थे मैकियावेली। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस काल को एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल को। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण ने किस चीज़ से ध्यान हटा दिया था, तो याद रखना चर्च से ध्यान को हटा दिया था पुनर्जागरण काल ने। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चार्ल्स 5 क्या था, तो चार्ल्स 5 जो था स्पेन का राजा था। चार्ल्स 5 जो था स्पेन का राजा था। उनके राजवंश की वंशानुगत भूमि ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने नीदरलैंड पर प्रत्यक्ष शासन था इनका, नीदरलैंड पर प्रत्यक्ष इनका शासन था। जबकि नेपल्स, सिसिली और सार्डिनिया के दक्षिणी इतालवी राज्यों के साथ एकीकृत स्पेन भी उन्हीं का राज्य था। पवित्र रोमन साम्राज्य भी उन्हीं का शासन था। चार्ल्स 5 कहीं चार्ल्स का यूरोपीय और अमेरिकी क्षेत्रों का कुछ क्षेत्र उसका व्यक्तिगत क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था, तो याद रखना है फ्रांसिस ड्रेक के नेतृत्व में हराया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा था, तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। क्या कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है, तो याद रखना है साम्यवाद है। नेक्स्ट है कि D.H. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया है, राइट आंसर हो जाएगा ईस्टवुड का वर्णन किया गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटेन के औद्योगिक मालों को सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत में कब झेलना पड़ा था, तो यह झेलना पड़ा था स्वदेशी आंदोलन के समय। कब हुआ था, 1905 में। बंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में यह चलाया गया था स्वदेशी मूवमेंट, जिसे हम लोग बंग विरोधी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था, राइट आंसर हो जाएगा कलिंग के विरुद्ध अंतिम अभियान चलाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। क्या किया था इसने, हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। और इसने कन्नौज को केंद्र में बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया था। इसने महायान बौद्ध धर्म को क्या किया था, प्रश्रय दिया था। इसके काल में चीनी यात्री कौन आया था, वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया, तो हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 41 वर्षों तक हर्षवर्धन का शासन रहा था दोस्तों। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा, याद रखना है किस नदी के तट पर हराया था, तो याद रखना नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसका जो मतलब ये जानकारी हमको कहाँ से देखने को मिलता है, तो एहोल जो अभिलेख है जो कि पुलकेशिन द्वितीय से है, उसमें हमको यह देखने को मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट कि बाण भट्ट का हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में यह रचा गया दोस्तों। हर्ष के शासनकाल में तुल्यमेया कर किस प्रकार लगाया गया था, याद रखना व्यापारिक प्रकृति की वस्तुओं पर लगाया गया था तुल्यमेया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल क्योंकि रिपीटेड सवाल आ रहा है स्टेट में।
तो हर्ष के शासनकाल में तुलमेया कर व्यापारिक प्रकृति की वस्तु पर लगाया गया था। हिरण्य व्यापारियों से किया जाने वाला नगद करता था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिरण्य जो था व्यापारियों से किया जाने वाला नगद करता। भाग भोग क्या था, तो भू राजस्व था तथा दैनिक फल फूल सब्जियों आदि का सम्मिलित कर था, यह कहलाता था भाग भोग। राज्य की आय का प्रधान साधन भू राजस्व था, जिसे भाग कहा जाता था, जो प्राय उपज का कितना लिया जाता था, तो 1/6 लिया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि किस शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा एहोल शिलालेख में, जो कि किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है पुलकेशिन द्वितीय से। आगे बढ़ते हैं, कथन और दो कथन से रिलेटेड सवाल है कि सामंती व्यवस्था ने लोगों के आर्थिक जीवन को गाँवों तक सीमित कर दिया और इसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। दूसरा कथन है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था की गिरती प्रक्रिया ने सेवाओं के आदान प्रदान और वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया। दोनों कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें कि कौन सा जो है सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग की बाण भट्ट ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है। वे कौन थे, तो वे नाचती लड़कियाँ थीं। एक का नाम था हरिणिका और एक का नाम था कुरंगिका। नेक्स्ट है हमारा कि कलिंगतु परानी किसकी रचना है। कलिंगतु परानी किसकी रचना है, तो यह है दोस्तों जायांगुंडार का यह रचना है कलिंगतु परानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कौन थे, कलिंगतु परानी जयगोंडार की रचना है। जयगोंडार कौन थे, तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का यह दरबारी था जयगोंडार के कलिंगतु परानी में कुलोत्तुंग की वंश परंपरा तथा उसके कलिंग राज का अभियान और विजय की जानकारी मिलती है। कुलोत्तुंग प्रथम के समय कलिंग राज ने विद्रोह कर दिया था, जिसे कुलोत्तुंग के सेनापति ने क्या किया था, दबाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक के समय चोल प्रतिनिधि मंडल चीन गया था। राइट आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम के समय। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVIP सवाल है ये। कब, तो 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा गया था दोस्तों। और ये दूत मंडल अपने साथ शीशे का सामान, कपूर, चिकन आदि उपहार स्वरूप ले गए थे। बदले में इन्हें क्या मिला था, तो 61,800 ताम्र सिक्के प्रदान किए गए। इस दूत मंडल ने कैंटन के बौद्ध विहार में 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दी थी। इसके पहले 1015 ईस्वी में राजराज प्रथम ने भी एक दूत मंडल क्या किया था, चीन भेजा था। नेक्स्ट है माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर कौन सा धर्म अपना लिया था। याद रखना है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो माधवी ने कोवलन के ये किससे लिया गया है, तो कोवलन और माधवी की ग्रंथ में देखने को यह मिलता है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इलांगो आदिगाल ने इसकी रचना की थी। इसमें 30 सर्गों सहित एक प्रस्तावना है। इसमें कोवलन और कनग्गी पति पत्नी थे। कोवलन कौन थी, तो एक नगर वधु माधवी के प्रेम में पड़कर अपनी पत्नी को क्या करता है दोस्तों, यह कोवलन जो है तिरस्कार करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक चोलकालीन बंदरगाह है। तो चोलकालीन बंदरगाह सब है, देवल है, खंबात है और थाना, सभी चोलकालीन बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चोल काल में मुख्यतः चीन, दक्षिण पूर्व एशिया का तथा फारस के साथ कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों से व्यापार होता था। गर्म मसाला, विलासिता की वस्तुएं आदि का व्यापार चोल क्षेत्र से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और फारस की चोक बंदरगाह से होता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि चोल कालीन ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था कुर्रम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। चोलकालीन ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। प्रत्येक नाडु का विभाजन कुर्रम अर्थात ग्राम समूह में किया जाता था। कुर्रम में ग्राम समूह के अतिरिक्त नगरों को भी समाहित किया गया था। बड़े नगरों में गठित कुर्रम को क्या कहा जाता था, तो तनयंत कुर्रम कहा जाता था। प्रत्येक कुर्रम में सामान्यतः 50 गांव होते थे। कुर्रम के नीचे ग्राम होते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी, तो चोलों के दक्षिण में कौन था दोस्तों, तो यह था पांड्य। तो चोलों के दक्षिण में पांड्य एक राजनीतिक शक्ति के रूप में था। प्रथम पांड्य साम्राज्य जो था 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक रहा। इसमें अरिकेसरी मारवर्मन महत्वपूर्ण शासक
हुआ। द्वितीय पांड्य राजवंश 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा तथा विक्रम पांड्य इस वंश का संस्थापक था। मारवर्मन कुलशेखर उस वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ था, याद रखेंगे। चोल राज की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो याद रखना है कौन सी थी, कावेरी थी दोस्तों, चोल राज की सबसे महत्वपूर्ण नदी। आगे हम लोग बढ़ते। गिलोटिन क्या था, तो गिलोटिन क्या था, तो एक उपकरण जिसमें 2 डंडे और 1 ब्लेड होते थे, जिसके द्वारा एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था, यह कहलाता था गिलोटिन। इसका प्रयोग कहाँ पर होता था, फ्रांस में होता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय अनेक व्यक्तियों को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पहली बात याद रखेंगे। प्राकृतिक दशा में लौटो किस प्रमुख विचारक का नारा था, तो यह था रूसो का नारा। प्राकृतिक दशा में लौटो किसका नारा था, रूसो का। और ये जो थे फ्रांस के एक प्रमुख दार्शनिक थे। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप कैसा था, तो याद रखना है हिंसात्मक था इसका स्वरूप। कब हुआ था, 1789 में। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे, राइट आंसर हो जाएगा स्कूली शिक्षकों के रूप में सेवा लेना, यह नहीं कराया जाता था किसानों से। नेक्स्ट है फ्रांस की राजनीतिक निकाय क्या है, याद रखना है ए स्टेट जनरल है फ्रांस की राजनीतिक निकाय। इंपॉर्टेंट क्या क्या है आइए देखते हैं। फ्रांस का राजनीतिक निकाय स्टेट जनरल कहलाता था। स्टेट जनरल में ही फ्रांस के राजनीतिक मामलों पर चर्चा होती थी। स्टेट जनरल के सदस्य 3 भागों में बटे थे। सामंत वर्ग को प्रथम स्टेट कहा जाता था, पादरी वर्ग को द्वितीय स्टेट में आते थे, मध्य और निम्न वर्ग तृतीय स्टेट में आते थे। और प्रथम और द्वितीय स्टेट को कई विशेषाधिकार प्राप्त था, तृतीय स्टेट को जो था विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा लिया गया, तो फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, यह सम्मेलन द्वारा लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया, राइट आंसर हो जाएगा अल्सेस और लॉरेन प्रांत का हिस्सा छीन लिया गया था दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में क्या होता है, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी। इस संधि के माध्यम से जर्मनी को अल्सास लॉरेन का प्रांत फ्रांस को देने पड़े। बेल्जियम, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया के स्वतंत्रता की मान्यता जर्मनी को देनी पड़ी। राइनलैंड प्रदेश में आगामी 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्र की सेनाएं रखी जानी थी। इस प्रकार इस संधि के माध्यम से जर्मनी को क्या कर दिया गया, पंगु बना दिया गया। नेक्स्ट है कि डी रूजरवेल्ट किस पार्टी से थे, तो याद रखना है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे रूजरवेल्ट। और ये जो याद रखना है कि रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। राष्ट्रपति पद के लिए वे 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर बने रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई है दोस्तों। आपने सुना होगा कि अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन रूजवेल्ट जो थे उन्होंने 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बन चुके थे दोस्तों, 2 से अधिक बार। वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली थी, याद रखना है तुष्टीकरण की नीति को मजबूती मिली थी वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखना है कि वैश्विक मंदी 1929-30 के दौरान पूरे वैश्विक स्तर पर मंदी आई थी। इसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई, किंतु यह शीघ्र ही पूरे विश्व में फैल गया। ब्रिटेन में भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा था। ब्रिटेन में इस मंदी के बाद घरेलू तथा औपनिवेशिक देशों ने तुष्टीकरण की नीति को शुरू किया। नेक्स्ट, चीन किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना, राइट आंसर हो जाएगा जापान के। नेक्स्ट है कि जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा किस अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन थे उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ये थे ट्रूमैन थे उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका आदेश देने वाले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिकी, तो वो थे ट्रूमैन। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, सभी को मालूम होगा ट्रेविली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे दोस्तों। चलिए दूसरा बोला जाए तो 1953 तक डैम हैकर जॉल्ड के पदभार संभालने तक वे इस पद पर बने रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, याद रखना है क्लेमेंट इटली बने थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अलप्तगिन था गजनी राजवंश का संस्थापक। इंपॉर्टेंट है, अलप्तगिन के बाद सुबुक्तगिन इस वंश का सुल्तान बना, किंतु यह ज्ञातव्य है कि वह महमूद ही था जिसने गजनी राजवंश को सर्वोच्चता प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ का। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं दिया गया दोस्तों। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही। वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री का विशेषज्ञ था, यह भी सही है दोस्तों। यह जो था अलबरूनी खीवा में पैदा हुआ। अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। महमूद गजनी ने भारत आक्रमण के साथ वह भारत आया था, याद रखना है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन को उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, कई बार ये सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की। यहाँ ज्ञातव्य कि अलबरूनी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष न होकर मुसलमानों के प्रति ज़्यादा समर्पित है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और ये कब गद्दी पर बैठी थी? तो 1236 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठी थी। सॉरी दोस्तों, रजिया ने अपने सिक्कों पर, याद रखना है, उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? तो यह कहा था बलबन ने। स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था किसने? बलबन ने कहा था। और बलबन ने, याद रखना है क्या, कि बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई मानता था दोस्तों। किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया? तो यह बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनाया था दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बदायूं में स्थित जो हौजे शमसी है तथा शमसी ईदगाह नामक भवन का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही कराया था, याद रखना है। इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन का भी मकबरा बनाया था। और हौजे शमसी ईदगाह ये सब भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। और कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला कौन था? तो नींव तो रखा गया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, लेकिन ये बनकर तैयार हुआ था इल्तुतमिश के समय। नागौर में जो स्थित अतरकिन की जो दरवाज़ा है वह भी किसने बनाया था? यह भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल कि नागौर में जो अतरकिन की दरवाज़ा है वह किसके द्वारा बनाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह को इसने हराया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश से खिलहत प्राप्त किया? कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलहत प्राप्त किया था? तो बगदाद के खलीफा से। कब प्राप्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा? तो 1229 ईस्वी में। और याद रखना है कि इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश पर सुल्तान आजम के रूप में इल्तुतमिश को अधिकार दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही? बाबरनामा युद्ध की पुस्तक है, यह गलत है। रजनामा जो है आत्मकथा है, नहीं। रजनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। बादशाहनामा जहांगीर की जीवनी है, नहीं, यह भी गलत है। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है, सही है। बाबरनामा क्या है? बाबर की जीवनी है। रजनामा क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। और पातशाहनामा जो किससे है? तो शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। नेक्स्ट है कि राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य ने। मानसिंह के बारे में क्या गलत है? तो मानसिंह के बारे में गलत है कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे मानसिंह, गलत है। या किस मानसिंह जो थे किसके सेनापति थे? तो याद रखना है कि मानसिंह महाराणा प्रताप के नहीं बल्कि अकबर के सेनापति थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के सेना के का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें अकबर ने 7000 का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था। याद रखना है आपको पॉइंट। यहाँ ज्ञातव्य है कि 7000 का मनसब राज परिवार को छोड़कर समान लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च मनसब था, जिसे अकबर ने मान सिंह के अलावा मिर्जा अजीज कोका को दिया था। एक मिला था मान सिंह को और एक मिला था मिर्जा अजीज कोका को। नेक्स्ट है कि अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने की कौन सा क्रम जो है सब सही दिया गया है? याद रखना है सही क्रम कौन सा है? मालवा विजय, उसके बाद गोंडवाना विजय, गुजरात विजय और असीरगढ़ का विजय। लास्ट ईयर इसका अभियान था असीरगढ़ का विजय। तो मालवा विजय हो गया कब? 1561 में। गोंडवाना विजय हो गया 1564 में। गुजरात विजय 1572 में। असीरगढ़ का विजय 1601 में। आयोग ने इसका आंसर बी माना, जो कि गलत है। अकबर और दक्कन के राज्य के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो अकबर जो है अहमदनगर की किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा। यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है? गलत दिया गया है दोस्तों।
अकबर दक्कन के राज्यों पर मुगल सत्ता स्थापित करने वाला पहला मुगल शासक था। अहमदनगर के आंतरिक कलह के कारण मुगल को हस्तक्षेप का मौका मिला। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को दक्कन मामलों की देखरेख का क्या किया था, भार सौंपा था। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया। नेक्स्ट है, अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा, शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत की, यह अकबर के बारे में गलत है। उसने विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया, बिल्कुल सही है। शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, यह भी सही है। सुनिश्चित किया कि किसी को सती होने के लिए बाध्य न किया जाए। तो शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने नहीं किया था, अकबर ने शादी की, ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा, आमिल गुजार जो होता था वह राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था, यह बिल्कुल सही है। अमीन कौन होता था? तो कृषि भूमि का हिसाब रखने वाला होता था यह अधिकारी। वाक्यान्विश कौन होता था? तो सूबे में गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कारकुन कौन होता था? तो पड़गने का हिसाब किताब रखने वाला कारकुन कहलाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह किया था मीर कासिम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरफराज खान किसके एक अक्षम पुत्र थे? तो याद रखना मुर्शिद कुली खां के। और सरफराज खान बंगाल का नवाब बना था। इसके विरुद्ध विद्रोह का अलीवर्दी खान ने क्या किया था? इसको हरा दिया था। किस युद्ध में हराया था? ये हराया था गिरिया के युद्ध में। और सरफराज खान की हत्या कर दिया गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। और गद्दी पर कौन बैठा था? अलीवर्दी खां। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल हुए थे? तो बक्सर की लड़ाई में। कब हुआ था? 1764 में। कथन है और ए है क्या हमारा, कंपनी ने भारतीय राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कथन भी है, कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। कौन सा कथन सही है? तो दोनों जो है दोस्तों सत्य, और बी ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बता दूंगा। मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? तो इसका नाम था अली गौहर था। ठीक है, प्रिंस अली गौहर इसका नाम था, शाह आलम द्वितीय का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन कौन सा सही है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपने कूटनीतिक कौशल से जीती थी? बिल्कुल यह सही है। बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ समाप्त हुई थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कथन है हमारा कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की। दूसरा, निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवानी जो है दोस्तों बंगाल प्रांत की दीवान नियुक्त किया। और निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया। निवासियों, तो ये तो गलत है, निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक जो थे शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया था। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो यह कहा था नाना साहब ने। VBI कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो यह कहा था जेम्स आउटरम और टेलर ने। 1857 के विद्रोह को क्या कहा था कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच का क्या है दोस्तों? षड्यंत्र है। TR होम्स ने क्या कहा था? तो TR होम्स ने कहा था इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। ER रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। ये सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए VBI लगा दे रहा हूँ मैं। वाजिद अली शाह किस कला में मारता? सॉरी, काल में नहीं। वाजिद अली शाह जो था किस कला में माहिर था? तो याद रखना कथक में यह माहिर था दोस्तों। एक किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कहा था RC मजूमदार ने।
ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? आरसी मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लीजिए, वीवीआई दोस्तों। नेक्स्ट है कि बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो बैरकपुर कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर। क्या हुआ था यहाँ पर? तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से ही हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जब सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मनाही कर दी थी और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुनेंट पर आक्रमण कर उसकी क्या कर दी थी दोस्तों? हत्या कर दी थी। आगे चलकर यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। आयोग ने इस प्रश्न का आंसर क्या माना था? बैरकपुर बिहार में। बताइए। हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई थी? आमिर खान ने निभाई थी। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ठीक है, किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, यानी उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। कुल सदस्य इसमें कितने थे? 72 थे। कहाँ पर हुआ था? ये भी सवाल आता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था यह। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अंबिकाचरण मजूमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, 1916 में। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो हुआ था, इसी में समझौता हुआ था। 1907 में फूट पड़ा था और 1916 में क्या हुआ था? दोनों के बीच सुलह हुआ था। इसलिए इसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रहनुमाए मर्यादासन से संबंध थे? तो दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फुरदौनजी और एस बंगाली तीनों संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब इसकी स्थापना होता है? तो 1851 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म की जो है पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता नौरोजी फुरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा और एस बंगाली थे। इस सभा ने एक पत्रिका निकाला था, इसका नाम याद रखना, राष्ट्रगोपतार था। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। याद रखना कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे, 1893 में और 1906 में अध्यक्ष रहे थे। 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किस कारणों से प्रसिद्ध है? तो यह जो है बंगाल विभाजन की घोषणा से संबंधित है। 16 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा की गई थी बंगाल को विभाजित करने की। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो यह कहा था अरविंद घोष ने। बहुत ही वीवीआई ये सवाल है, ये आया हुआ सवाल। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु यह कहा किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो याद रखना श्यामल दास कॉलेज से जो है दोस्तों कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों गांधी जी ने। जन्म तो सभी को मालूम ही होगा। 1891 में इन्होंने इंग्लैंड से क्या किया था? बैरिस्ट्री पास किया था और पहले राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत करने लगे थे। पहले कहाँ पर किया था वकालत? राजकोट में, और उसके बाद बम्बई में। 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका ये गए थे दोस्तों। और गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा श्यामल दास कॉलेज से हासिल की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुए हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति या प्राचार्य कौन थे? पहले कुलपति या प्राचार्य जो थे मौलाना कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे दोस्तों। कौन थे? मौलाना मजरूल हक। बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए 1916 में ब्रज किशोर प्रसाद ने विधान परिषद में आवाज़ उठाई थी। याद रखना, ये सवाल पूछ सकता है किसने विधान परिषद में आवाज़ उठाई थी बिहार विद्यापीठ को बनाने के लिए? तो ब्रज किशोर प्रसाद ने। महात्मा गांधी ने मौलाना मजरूल हक को बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति जो है बनाया था। ब्रज किशोर प्रसाद क्या थे? उप कुलपति थे। याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे संबंध राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? यानी
संबंध राष्ट्रीय कॉलेज के जो प्रिंसिपल बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। ठीक है, कब आया था एग्जैक्ट डेट पूछे तो 3 फरवरी 1928 को जो है बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में, और इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। 1928 और 1929 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की तथा 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने इसका उत्तर 1927 दिया था, जो कि गलत है। 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम नानावती और रशीद अहमद गंगोई, उन्हीं के द्वारा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1866 में। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1941 में शामिल हुआ था, याद रखेंगे। और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे क्या कहा था? कलंक दे। कौन थे राष्ट्रपति उस समय? तो रूजवेल्ट थे। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? तो यह था दोस्तों, कहाँ था? सियोल में। और सियोल मतलब बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, सियोल में था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जिले में हुई थी? तो याद रखना, भागलपुर आदर्श कारागार में हुआ था जेल ब्रेक की घटना। और किसने किया था? तो आइए देखते हैं। जब 9 नवंबर 1942 की दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, कौन कौन जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला आदि व्यक्ति हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। आगे चलकर इन लोगों ने भूमिगत होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भागलपुर जेल में, मतलब इतना भी मिस्टेक कर सकता है आयोग, समझ लीजिए। जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1945 को। चलिए, इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपुत्र, गर्म हवा और पिंजर। ये सभी विभाजन की पृष्ठभूमि पर बना हुआ फिल्म है दोस्तों। 1961 में आया था धर्मपुत्र, 1974 में आया था गर्म हवा, और पिंजर जो है दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित 2003 की यह फिल्म है, जो भारत विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम समस्या को प्रतिबिंबित करता है। पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया था? यह कौन था? हैदराबाद देसी रियासत, जिसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में घुस गए तथा 5 दिनों की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। कौन सा मिशन चलाया गया था? ऑपरेशन, तो याद रखना ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इस कार्रवाई के लिए नाम दिया गया था क्या ऑपरेशन का? ऑपरेशन पोलो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पेपर। अब हम लोग जो पेपर पूछा गया कब का देख लेता हूं मैं एक बार। अब हम लोग 15/9/2023 को शिफ्ट 1 में जो सवाल पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को इस बुक को खरीदना हो यानी परचेज करना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर मान लें कि बुक नहीं मिले तो बैक चले जाइएगा, फ्लिपकार्ट में सर्च मारिएगा बिहार स्टेट क्लास 11-12 हिस्ट्री बुक, वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट सवाल इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? तो यह है दाइमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल है। एक बार देख लेते हैं, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? तो उत्तरी स्थल की बात करें तो जम्मू में है मांडा, सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम स्थल है बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर दक्षिण विस्तार जो है कितना? उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 1400 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम विस्तार जो है 1600 किलोमीटर है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा क्षेत्रफल में यह फैला था। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति कौन थी? तो यह थे प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी दोस्तों, हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर हम।
नेक्स्ट है कि वक्राकार ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो वक्राकार ईंटों का जो प्रमाण है वो चान्होद्रो से हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगर हम बात करें चान्होद्रो की तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चान्होद्रो की खोज 1931 में मजूमदार ने की थी और इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके ने कराया था दोस्तों। चान्होद्रो से क्या मिला है, तो मनका बनाने की कार्यशाला भी मिली है। चान्होद्रो से उत्तर हड़प्पा संस्कृति जिसे झूगर झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा BBI है। नेक्स्ट है कि कहाँ से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसे हम लोग आदि शिव के शायद नाम से जानते हैं हम लोग उससे। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से और क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल व सबसे समृद्ध नगर व औद्योगिक महत्वपूर्ण केंद्र था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में। मोहनजोदड़ो के पश्चिम गढ़ी को क्या कहा जाता है, स्तूप टीला, स्तूपों का शहर व आध्यात्मिक नगर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि होरेडियम हेक्सास्टिकम किस फसल की प्रजाति है। तो यह जो है जौ फसल की प्रजाति है। होरडियम और हेक्सास्टिकम जौ फसल की ये क्या है दोस्तों, प्रजाति है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि विकसित अवस्था में थी तथा यह अर्थव्यवस्था और नगरीकरण को एक आधार प्रदान करती थी। कृषि में गेहूं, जौ, कपास, मटर, कई प्रकार के फल और सब्जियों का उत्पादन होता था। सिंधु नदी इस सभ्यता के कृषि को आधार प्रदान करती थी। नेक्स्ट है कि मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला। तो मध्य शहर का जो प्रमाण है दोस्तों धौलावीरा से हमको देखने को मिला। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मध्य शहर का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ। धौलावीरा का नगर 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला शहर में विभाजित था। तीनों को पृथक पृथक किलेबंदी की गई थी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे प्राचीन, सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत व दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 1990 से 91 में RC विष्ट ने इस नगर का उत्खनन कराया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किस संधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग समीप उद्योग था। तो याद रखना है बालाकोट का। तो संधव शहर बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। संधव शहर जो है चान्होद्रो और बालाकोट शंख और सीप उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चूड़ियाँ अक्सर शंख और सीप से बनाई जाती थी। नागेश्वर, कुंतासी, धौलावीरा, रंगपुर, नागपाड़ा आदि प्रमुख रूप से शंख व सीप उद्योग के केंद्र थे। शंख व सीप का प्रयोग आभूषण बनाने में होता था। आयोग ने इसका आंसर लोथल मारा। बताइए चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक था। कब, अगर डेट पूछे कि इसका जन्म कब हुआ था, तो पिछले बार हम लोगों ने देखा, पिछले जो सेट हमने किया था 340 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि वृत्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था। तो यह था उपगुप्त। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यहाँ पर बताया गया क्या कि दिव्यावदान के अनुसार बालपिंड समुद्र ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनका एक अन्य नाम क्या था, उपगुप्त था। अशोका वदान तथा वेनसांग भी उपगुप्त को अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय देता है, जबकि अशोक के अभिलेख कलिंग युद्ध को उसके बौद्ध होने से जोड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। अशोक ने कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता था, मतलब रिपीटेड सवाल है। देखिए धम्म महामात्र इसे कहा जाता था। किस शिलालेख में है, तो 5वें शिलालेख में है। और अपने शासन के 13वें वर्ष में क्या करता है दोस्तों, यह धम्म महामात्रों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि अशोक का जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। तो अशोक का जो जोगड़ा शिलालेख है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी खोज जो है 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने किया था। जगोर या जोगड़ा शिलालेख में अशोक के 11वें, 12वें तथा 13वें नंबर के लेख नहीं मिलते हैं। इसकी जगह पर पृथक लेख मिलता है, इसलिए इन्हें पृथक प्रस्तर अभिलेख या पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। कलिंग राज का प्रशासन चलाने के लिए यह नियम उत्कीर्ण है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सोना और उत्तरा दक्षिण भारत। यह गलत है। आइए देखते हैं तो कौन सा है। तो धर्म प्रचारक, ये धर्म प्रचारक कौन से देश से थे। तो महारक्षित या महारक्षिता
यूनान से थे यानी यवन देश से संबंधित थे। महाधर्म रक्षित यानी महाधम्मा रक्षिता ये थे महाराष्ट्र के। महेंद्र और संघमित्रा लक्षद्वीप और श्रीलंका। सोना और उत्तरायणी स्वर्ण भूमि भेजा गया था। मतलब ये आप कह सकते हैं कि कहाँ पर इनको भेजा गया था, धर्म के प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचारक थे ये। तो महेंद्र और संघमित्रा को तो सभी को मालूम होगा, लक्षद्वीप और श्रीलंका में इनको भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुआ था? तो 14वीं सदी में हुआ था पुनर्जागरण की शुरुआत। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? यूटोपिया लिखा गया था थॉमस मोरे के द्वारा। VBI इसको भी कर लीजिए। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस मोरे के द्वारा, जिन्हें हम मूर के भी नाम से जानते हैं, और ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और ये इटली का निवासी था दोस्तों, लेकिन कहाँ पर रहता था? तो ये रहता था इंग्लैंड में। थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया था, तो याद रखना है समाज को ही दोष दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है सियाना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी के द्वारा यह बनाया गया था सियाना में, अच्छी और बुरी सरकार का रूपक। और ये जो थे एम्ब्रिगियो लोरेंजेटी इटली का निवासी था। लोरेंजेटी एक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी चित्रकार था, जिसने अपनी चित्रकारी को यथार्थवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया। एम्ब्रोगियो एक महान पर्यवेक्षक था तथा कला के शास्त्रीय कार्यों के एक महान पुरोधा थे। निम्नलिखित में से किस कला को पेंथियन में दफनाया गया था? तो याद रखना है राफेल को। कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था, तो राफेल को। चित्रकार राफेल को पेंथियन में दफनाया गया था। राफेल पुनर्जागरण काल के इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी थे। राफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आचार्य माना जाता रहा है। राफेल की सर्वाधिक ख्याति उसके मैडोना चित्र से है। राफेल की कला से ही बारीक चित्रकला शैली का विकास हुआ। राफेल का नारी और बाल चित्रण में विशेष अभिरुचि था। नेक्स्ट है पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? पृथ्वी का चक्कर वास्को डिगामा ने लगाया था। वास्को डिगामा 8 जुलाई 1497 को भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से निकला था तथा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन राजा जेमुडीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। आगे चलकर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की दूसरी यात्रा की थी। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग बताएं मुझे। मेरी ने किससे शादी की थी? तो याद रखना है फिलिप से शादी की थी मेरी ने। गुलेक्स वर्ग राजघराने के सदस्य फिलिप का जन्म यूनानी और डेनिश राज परिवारों में हुआ था। उनका जन्म यूनान में हुआ था। बाल्यावस्था के दौरान ही उनके परिवार को देश से निष्कासित कर दिया गया था। फिलिप ने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में शिक्षा प्राप्त की तथा आगे मेरी से फिलिप की शादी कर दी गई। नेक्स्ट है कि जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड में कैसे हासिल किया? तो उसने इन सब में, यानी श्वेत क्रांति से, रक्तहीन क्रांति से और गौरवपूर्ण क्रांति से इंग्लैंड में यह हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इंग्लैंड में जो गौरव क्रांति हुई थी दोस्तों 1688 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो याद रखना छोटा पिट बना था सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है कि 1932 में हैजे की बीमारी में कितने लोगों की मौतें हुई? याद रखना 31,000 लोगों की मौतें हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई वैसा अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा किया? तो लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर। नेक्स्ट है नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो नागानंद लिखा गया था नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। इसमें क्या है? तो विद्याधर जो है, विद्याधर कुमार, जीमूत वाहन तथा सिद्धकन्या मलयवंती के प्रणयन का तथा उत्तरार्ध में जीमूत वाहन के आत्मत्याग का वर्णन है। इसमें जीमूत वाहन के आदर्श शासन का बोध है। प्रणय नाटकों के निर्माता के रूप में हर्ष का नाम विशेष प्रसिद्ध है। दोस्तों हर्षवर्धन का द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी? तो याद रखना 6 धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षक माना जाता है?
तो हर्षवर्धन का जो है संरक्षक प्राप्त किसको माना जाता है? तो मौर्य को, दिवाकर को और जयसेना को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन है? तो वनपाल है वन रक्षक, ये कहलाते हैं, वन रक्षक कहलाते हैं। भोग क्या है? देखिए, एक भोग पहले भी आ चुका है, तो आवधिक पेशकश है, यह क्या कहलाता है? भोग कहलाता है। आवधिक पेशकश यह क्या कहलाता है? भोग कहलाता है। तो भोग जो है आवधिक पेशकश था, जो क्या करता था दोस्तों? तो जो राजाओं को ग्रामीणों द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, पुष्प, ईंधन आदि के रूप में प्रकार की भेंट होती थी। भोग कर गुप्त काल में खूब प्रचलित था। राजा जो 1/6 हिस्सा भू राजस्व लेता था उसे भाग कहा जाता था। भू राजस्व को क्या कहा जाता था? भाग। और फल, पुष्प, ईंधन आदि के रूप में जो लिया जाता था उसे कहा जाता था भोग। किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यों शासकों के सामंतों के रूप में दर्शाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल शिलालेख में। किससे रिलेटेड है? तो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। यानी बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरनिका का उल्लेख किया, तो याद रखना है नास्ती लड़कियों, मतलब रिपीटेड सवाल है। देखिए, नास्ती लड़कियां, ये सवाल पहले भी आ चुका है उस सेट में, इसमें भी पूछा गया है ये। मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो याद रखना है कुमारी अंतरीप तक किया जाती थी। नेक्स्ट है कि चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? याद रखना है लाल सागर के रास्ते से होकर व्यापार होता था दोस्तों। और चोलों के प्रमुख बंदरगाह पुहार, जिसे हम लोग कावेरी पत्तनम के नाम से जानते थे, था। यहाँ से संगम काल में रोमनों को मसाले और विलासिता की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। चोलों और रोमनों के बीच होने वाले व्यापार के वस्तुओं की सूची पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है दोस्तों। कनग्गी कौन थी? देखिए, कनग्गी जो थी वह क्या थी? तो मनियाकन की बेटी थी। कनग्गी कौन थी? तो कनग्गी जो थी मनाइकन की यह बेटी थी कनग्गी। तो कनग्गी संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम में हम लोगों ने देख चुका है। इसके लेखक कौन है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा, हालांकि इसी में मैंने बता दिया है कि शिल्पादिकारम के जो लेखक है इलांगो एदिगल हैं, ठीक है। तो कनग्गी क्या है? इसकी नायिका थी, जिसका पति कोवलम को दुर्भाग्यवश चोरी के इल्जाम में फांसी दे दिया गया। कनग्गी इस घटना से बहुत क्रोधित हुई और उसने मदुरई के राजा को संपूर्ण प्रजा सहित नष्ट होने का श्राप दे दिया। अतः शीघ्र ही मदुरई उसके श्राप से जलकर नष्ट हो गई। कनग्गी अंततः चेर राज्य चली गई तथा मृत्यु के पश्चात वह तमिल समाज में सतीत्व की जो है दोस्तों देवी के रूप में पूजित है दोस्तों। तो ये लगता है मैंने शायद गलत बता दिया, वो माधवी और कोवलम का है शायद, ठीक है। आप देख लेंगे इसको। तमिल व्याकरण का संगम साहित्य से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। शिल्पादिकारम के लेखक मैंने सही नाम बताया है, इलांगो अदिगल, या गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि संगमकालीन ग्रंथ के नाम थोड़ा अटपटे हैं, इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो संगमकालीन 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो आप मुझे, एक तुल्कापियर है, एक शिल्पादिकारम है, एक दो और है, तो उस ग्रंथ का नाम और उसके जो लेखक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। मुझे फ़िलहाल अभी याद सही से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने 1712 आक्रमण किया था। इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। त्रिभुवनी, तिरुवादुतुराई, तिरुवरीपुरयूरा, ये सभी था चोलकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट है, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राज प्रथम को जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो याद रखना है उड़ थी। ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो उड़ था दोस्तों। और उड़ सभी लोगों की ग्राम सभा थी जो गैर ब्राह्मण देह या वेलन्ना वागाई ग्रामों में पाई जाती थी। उड़ चेरकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उड़ की कार्य समिति को
आलू गनम या गणन कहा जाता था। उड़ संस्थाओं वाले ग्रामों में कृषि भूमि, निवास क्षेत्र आदि पाई जाती थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो यह था लुई 16 का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय, लुई 16वां का। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? यह किया था रोबेस्पियर ने। किसने किया था आतंक का राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर ने। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का राज स्थापित किया गया था जिसके सूत्रधार रोबेस्पियर था। नेक्स्ट है दिदरो किस तरह का लेखक था? तो दिदरो जो था विश्वकोश का संपादक था दिदरो। यह भी फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया था? याद रखना है 1789 में। रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? रोबेस्पियर का पूरा नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट है किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? याद रखना धनी लोगों को निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो मुसोलिनी के पार्टी का नाम था फासिस्ट पार्टी। मुसोलिनी की पार्टी का नाम फासिस्ट पार्टी था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इटली में फासिस्ट पार्टी का उदय था जिसका नेता कौन था? मुसोलिनी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ध्रुवीय राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें जर्मनी और जापान भी शामिल था। इस तरह से रोम, टोक्यो, बर्लिन ध्रुवी का निर्माण हुआ जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को अस्वयंभावी बना दिया था। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में जो तानाशाह का उदय हुआ था उसका नाम था फ्रैंको। नेक्स्ट है कि तुष्टीकरण की नीति की सबसे ज़्यादा समर्थन किसने किया था? तो यह किया था चेम्बरलेन ने। सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया था चेम्बरलेन के द्वारा। तो तुष्टीकरण की नीति का सबसे ज़्यादा समर्थन नेविल चेम्बरलेन ने दिया था जो 1937 से 40 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में चेम्बरलेन को चेकोस्लोवाकिया के कब्जे और 19 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर करने पर हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति के लिए उनके समर्थन के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट हमारे सवाल है कि किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा म्यूनिख समझौते के द्वारा। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो म्यूनिख समझौता हुआ था 19 सितंबर 1938 को हुआ था जिसमें हिटलर, चेम्बरलेन, मुसोलिनी और डालडियर ने समझौता पर हस्ताक्षर किया था। याद रखना है। नेक्स्ट है कि पर्ल हार्बर क्या था? तो याद रखना है नौसैनिक अड्डा था, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था जिस पर 8 दिसंबर 1941 को अचानक आक्रमण किया गया था जापानी नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए थे? याद रखना है ड्रेसडेन पर सर्वाधिक बम गिराया गया था मित्र देशों के द्वारा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? याद रखना है बर्लिन का बंटवारा किया गया था। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोधक थी जिसने 28 वर्षों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे महत्वपूर्ण भाग थी जो शीत युद्ध का एक प्रतीक भी थी। नेक्स्ट महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यह था उतबी। दरबारी इतिहासकार था यह उतबी। और इसकी प्रमुख जो पुस्तकें उसका नाम याद रखना किताब उल यामनी तथा तारीख़ यामनी। ये लिखा है किसने? उतबी ने लिखा है जिसमें महमूद गजनी के जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट प्रथम खलीफा का नाम क्या था? तो अबू बकर जो था वो प्रथम खलीफा था। याद रखना है। नेक्स्ट है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो यह जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। और यह किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था 1197 ईस्वी में। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नासरुद्दीन महमूद शाह। शमसी वंश जिसे हम लोग इलबारी वंश के भी नाम से जानते थे, इसका अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद शाह। और नासरुद्दीन महमूद शाह ने कब तक शासन किया था? 1246 से 65 तक इसका कार्यकाल रहा। बलबन ने इसे हटाकर 1265 में स्वयं सुल्तान बन बैठा। तो पूछ सकता है कि बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1265 ईस्वी में। और क्या होता है? तो मिन्हाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नास्तिक पुस्तक में उसे ही समर्पित किया है। इसी काल में बलबन को उल्गू खां की उपाधि मिली थी। याद रखना है नाइबे ममलिकात के पद पर उसकी नियुक्ति भी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया था?
तो इसने किया था 3 वर्ष 6 माह तक शासन। नेक्स्ट है कि कुरान किसे कहा जाता है? कुरान खाक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। पूरा कुरान इसे याद था दोस्तों। इसे हम लोग लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, लाखों का दान देने वाला। यह दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था, याद रखना। लाल महल में किसने राज्य आरोहण करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल में। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्य अभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के राज्य आरोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का क्या हुआ था? सूत्रपात। साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। जब वह कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा था। नेक्स्ट, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? अकबर का कार्यकाल जो था 1556 से लेकर, याद रखना, 1605 तक था, यही गलत है। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658, औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707। पहला ही गलत है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दीन इलाही प्रारंभ किया गया था 1582 ईस्वी में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में, बिल्कुल सही। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 में, बिल्कुल सही है। रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1569 ईस्वी में, बिल्कुल सही। चित्तौड़ का जो युद्ध है जो दोस्तों, वह 1570 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1568 में। कब हुआ था? 1568 में हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद का। फारसी भाषा में अनुवाद नहीं किया गया था, जबकि सिंहासन बत्तीसी, रामायण और राजतरंगिणी, इन सब का जो अनुवाद है बदायूनी ने फारसी भाषा में किया था। तो अगर हम बात करें उपनिषद का किसने किया था फारसी भाषा में अनुवाद, तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था, बल्कि इसका अनुवाद शाहजहां के काल में दारा सिकोह ने किसे कहा था? सिर ए अकबर नाम से किया था। किसने किया था? दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबे को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? राइट आंसर हो जाएगा बराड़, खानदेश और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में क्या किया था? अकबर ने मिला लिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो दक्कन 3 राज्यों को मिलाकर कितना हो गया था सूबों की संख्या? सूबा मतलब प्रांत 15 हो गया था दोस्तों अकबर के कार्यकाल में। तारीख शेरशाही के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यह तोहफा-ए अकबरी से अलग ग्रंथ है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। अकबर ने तैयार करवाया था, बिल्कुल सही है। इसके लेखक अब्बास खां सरवानी थे, बिल्कुल सही है। इसने शेर शाह के जीवन और कार्यों का उल्लेख हुआ है, यह भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा गलत है? डी। अब्बास खां जो सरवानी ने अकबर के आदेश पर तारीखे शेरशाही ग्रंथ को फारसी भाषा में क्या किया था? लिखा था दोस्तों। इस ग्रंथ में शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। तारीखे शेरशाही ग्रंथ को ही तोहफा-ए अकबर शाही कहा जाता है। तो यही स्टेटमेंट गलत था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बंजर। 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन को बंजर कहा जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। पड़ौती क्या आता था? कुछ समय तक, यानी पड़ती भी आप कह सकते हैं, कुछ समय तक खाली रहने वाली ज़मीन। 3 या 4 साल तक खाली रहने वाली ज़मीन को चचड़ बोला जाता है। पूलज कहा जाता है कभी न खाली रहने वाली ज़मीन। बंजर होता है 5 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन बंजर कहलाती है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिबंधी कौन था? तो यह था पूर्णिया का। पूर्णिया का जो नवाब था शौकत जंग, उसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे। निम्नलिखित में से किसने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण किया था? तो इमामबाड़ा का आसफ उद्दौला ने किया था दोस्तों। बड़ा इमामबाड़ा का आपने नाम सुना होगा। 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था आसफ उद्दौला ने। और आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। वारेन हेस्टिंग ने इसने फैजाबाद की संधि की, जिसके द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सरासत्ता को स्वीकार कर ली गई। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गिंगी किला को पूर्व का ट्रॉय इसे कहा जाता था।
नेक्स्ट है कि बंगाल में प्रशासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन जिसे हम लोग कहते हैं, और इसे समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बिल्कुल यह सही है। 1765 में स्वतंत्र इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? मुर्शिद कुली खां के अधीन हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया? इजी सवाल है, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना है पीर अली के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 से अछूता रहा था? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने, सभी को मालूम होगा, मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? याद रखना लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया था प्रथम भारत सचिव। नेक्स्ट है लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? तो याद रखना रेजिडेंस के पास हुआ था दोस्तों। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु जो पुत्र था उसका नाम था ब्रिटिश कदीर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंस पर आक्रमण किया। यह आक्रमण काफ़ी भीषण था जिसने अंग्रेजों के पांव ही उखाड़ दिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मार लीजिए इसको 4-5 VVI तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे दोस्तों कांग्रेस के। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? यह कहा था लखनऊ समझौता में, लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 में। किसने अध्यक्षता की? अंबिका चरण मजूमदार ने। थियोसफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म की। और 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की ने तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1882 में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है अडियार, जो कि कहाँ पर है? मद्रास में खोला गया। 1888 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? यह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी? याद रखना है बीना दास ने गोली चलाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और ये जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। गांधी जी द्वारा BHU में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो किया था एनी बेसेंट ने। अच्छा सवाल बन सकता है दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? तो याद रखना है यह है दुर्गियाना मंदिर। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाजसेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो याद रखना मौलाना मजरूल हक ने अपनी जमीन दे दी थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है।
और 1930 में सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इस बात की वकालत की थी। सैयद अहमद खान ने MOU मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो याद रखना 1875 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया यही। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने पीड़पुर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था? तो यह बताया था लिन लिंथगो ने। अगस्त क्रांति किसके समय हुआ था? तो लिन लिंथगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। बहुत ही VVI ये सवाल है, याद रखना है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया था पहला परमाणु बम। और जिन्हें महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया था। अमेरिका ने सबसे पहला परमाणु बम जापान के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था दोस्तों। ओपनहाइमर का अगर आपने नाम सुना होगा तो आप जानते होंगे। क्लीमेंट फिल्म भी बना हुआ है। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? याद रखना लेबर पार्टी के ये नेता थे। नेक्स्ट है पिंजड़। पिंजड़ कहानी की लेखिका कौन है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं, अमृता जो प्रीतम है वो पिंजड़ कहानी की लेखिका है। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है हमारा कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो हाफिज जालंधरी ने लिखा है कौमी तराना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में YCT बुक के द्वारा पेपर 2 के लिए हिंदी का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन निकाला गया, जिसमें 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए गए, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को भी यह बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इस बुक को क्या कर सकते हैं दोस्तों, परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।